तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा तो आप सभी ने सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस धरती से अपना यह प्रसिद्ध नारा दिया था, आज उसी धरती पर भारत ने एक महत्वपूर्ण पोर्ट अपने कब्जे में ले लिया है। आखिर सुभाष चंद्र बोस तब म्यांमार क्यों भाग गए थे? वे देश के लिए मरने मारने की बात क्यों करते थे? गांधी जी उनसे क्यों नाराज थे? और जापान म्यांमार के रास्ते भारत पर हमला क्यों करना चाहता था? आगे जानेंगे सभी बातों को विस्तार से। म्यांमार एक ऐसा देश है जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज यहां चीन ने सिविल वॉर और हिंसा भड़काकर खून की नदियां बहा दी है। यहां के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जाए तो कहां जाए। ऐसे में पीएम मोदी ने म्यांमार वासियों को कहा है कि तुम मुझे अपना पोर्ट दो, मैं तुम्हें समृद्धि दूंगा। मेरे हिसाब से यह सितवे पोर्ट पूरे म्यांमार और भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, इसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया का एक प्रांत बना दिया था और फिर 1937 में इसे अलग कर दिया गया। अगर म्यांमार भारत का हिस्सा होता तो आज नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की इकोनॉमिक विकास कई गुना ज्यादा होती, लेकिन अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के ये सभी राज्य मिलकर भारत के कुल जीडीपी में तकरीबन 3% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें असम का कंट्रीब्यूशन ही अकेले 2% के आसपास है। लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से लगातार मुसीबत झेलते आ रहा है, उन सभी कठिन परिस्थितियों के बावजूद 3% कंट्रीब्यूशन के लिए नॉर्थ ईस्ट को सैल्यूट करना होगा। आप स्क्रीन पर देखिए, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य बेहद मुश्किल से टोटल जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। वहीं अगर आप वेस्ट बंगाल को देखें तो वह बेहद तेजी से ग्रोथ कर रहा है और भारत के जीडीपी में 7.5% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि वेस्ट बंगाल में हो रहे विकास के रफ्तार का ईंधन हमारे लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्ट इलाकों में भी पहुंचाया जाए। और इसके लिए सिर्फ लैंड रूट यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर्याप्त नहीं है। हमें बंगाल की खाड़ी के रास्ते जहाज पर भारी मात्रा में विकास का माल लोड करके नॉर्थ ईस्ट में तेजी से पहुंचाना होगा। और इसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए म्यांमार का साइतवे पोर्ट गेम चेंजर साबित होने जा रहा है, जिस पर भारत ने संपूर्ण कब्जा यानी फुल कंट्रोल कर लिया है। साइतवे पोर्ट पर भारत का कंट्रोल हो जाने के बाद अब हमारा प्यारा नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड नहीं रहा, बल्कि अब उसे एक तरह से अरब सागर का एक्सेस मिल चुका है और अब आपको वहां धमाकेदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यह 3% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन जल्द ही 10% तक पहुंचाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ 2% एरिया ही इंडिया से कनेक्ट है, बाकी 98% एरिया दूसरे 6 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें तिब्बत, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल शामिल है। भारत में ज्यादातर लोगों को लगता है कि केवल चीन और पाकिस्तान ही हमारा पड़ोसी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के रास्ते आप 6 देशों के साथ व्यापार तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी कारण जापान ने हाल ही में उस इलाके में $2 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए हैं। चीन BRI नेटवर्क के तहत 140 से ज्यादा देशों में जाल बिछा रहा है, जबकि वह हमारे नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों को हथियार और पैसे देकर भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसे काउंटर करने के लिए भारत और जापान नॉर्थ ईस्ट रीजन से चीन को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त म्यांमार में भले ही सिविल वॉर चल रहा हो, वहां के विद्रोही गुटों और सेना के बीच जबरदस्त हिंसा देखने को मिल रही है। इस हिंसा में चीन उलझ गया है, लेकिन भारत बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में कोई आपका परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ आपकी जरूरत ही परमानेंट होती है। फॉरेन पॉलिसी का यह एक कड़वा सच है। इसी कारण आज भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान से भी दोस्ती शुरू कर दी है। ठीक उसी प्रकार म्यांमार के विद्रोही और सेना दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, क्योंकि वहां कुछ पता नहीं कल कौन पावर में आ जाए। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अंग्रेजों के साथ साथ जापान भी विस्तारवाद किया करता था। जापान भारत पर कब्जा करने के लिए म्यांमार तक पहुंच गया था। जी हां, जापान ने 1942 में बर्मा के कई इलाकों पर कब्जा किया था। यह कब्जा ब्रिटिश शासन को कमजोर करने और भारत पर आक्रमण की योजना का हिस्सा था।
जापानी कब्जे वाले बर्मा में ही भारतीय राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था। जापानी कब्जे के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के गठन की शुरुआत की थी, जिसे बर्मा से भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। लेकिन 1945 में जापानी सेनाओं को अमेरिका और ब्रिटेन के एलाइड फोर्सेस ने हरा दिया था और 1947 में हमारा भारत भी आजाद हो गया। आप पूछेंगे कि जापान तो भारत पर हमला करने आ रहा था, फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने उसका साथ क्यों दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जापान का साथ इसलिए दिया क्योंकि वे ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए किसी भी संभव मदद को तलाश रहे थे। अंग्रेजों की अत्याचार नीति ने नेताजी को झकझोर कर दिया था। उन्होंने जापान और अन्य एक्सिस पावर्स से मदद लेने का निर्णय इस आशा में किया कि यह उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत सैन्य बल बनाने में सहायता करेगा। वे भारत की आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। सुभाष चंद्र बोस जी का विचार था कि स्वतंत्रता केवल आक्रमण और सक्रिय संघर्ष के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। इसी कारण उन्होंने खून देने और आजादी लेने की बात भी की थी। उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने प्यारे भारत के लिए एक मुक्ति संग्राम की शुरुआत की, लेकिन महात्मा गांधी उनके इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद का मुख्य कारण उनके स्वतंत्रता संग्राम के तरीकों में अंतर था। गांधी जी का आंदोलन सख्ती से अहिंसा पर आधारित था और उन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता को हासिल करने की कोशिश की। उनका मानना था कि अहिंसा से समाज में एक स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है और यह ब्रिटिश शासकों को भी नैतिक रूप से पराजित कर सकता है। गांधी जी के लिए यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और वे काफी हद तक इसमें सफल भी रहे। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस जी अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देने को तैयार थे। उनका मानना था कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, उन्हें खून के बदले खून की कीमत चुकानी होगी। नेताजी के अनुसार ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है और इसके लिए उन्होंने जापान जैसे देशों से मदद भी मांगी थी, जो उस समय ब्रिटेन के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया, जो विदेशी मदद से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी। इन मतभेदों के कारण गांधी जी और बोस के बीच कई बार तनाव हुआ। गांधी जी ने सुभाष के तरीकों को उचित नहीं माना क्योंकि वे उनकी अहिंसा की नीति के विरुद्ध थे। हालांकि दोनों ही नेता भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित थे, बस उनके तरीके अलग थे। इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।